हाय गाइज, वेलकम टू माइक्रोलैप्टिक। आज मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात करने वाला हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक है और इस पे हम अच्छी तरह बात करेंगे और आप लोग भी इसे गौर से देखेंगे। इसमें कहाँ कहाँ इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, एनवायरनमेंट से, चाहे वो गर्मी की मौसम हो, जो बाहर के जो टेम्परेचर जो नॉर्मल से जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है जो मेंटेन है 37 डिग्री, उसके कंपेयर में जो एनवायरनमेंट में कभी कभी हम लोग सफ़र करते हैं और ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर कभी कभी 50 डिग्री होता है, 50 ऑफ हो जाता है, या फिर कभी कभी हम लोग जो ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी माइनस में होता है टेम्परेचर, माइनस में। फिर भी हमारे बॉडी में कैसे मेंटेन होता है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और कैसे जो हमारे बॉडी उस चीज़ को मैनेज करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं और पिक्चर के थ्रू पहले समझेंगे। चलिए तो बात करते हैं। पिक्चर में ड्रॉ कर लिया है, हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग एयर बाहर जो एनवायरनमेंट से लेते हैं, बाहर से लेते हैं एयर, तो कैसे जो लंग्स तक पहुंचता है वो देखना है। और यहाँ पे सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, जो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है हमारे बॉडी में। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। जो अभी जो बात करने वाले हो एक्सटर्नल है, जैसे कि जो बाहर से लेते हैं। एक्सटर्नल में बहुत सारे जो पार्ट्स है उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप देखेंगे जो कितने पार्ट्स जो इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है इंटरनल, इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो सेल्स के अंदर होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो पार्ट्स है इसमें अटैच है इस रेस्पिरेशन में, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आज हम बात करने वाले सब देखते हैं। सबसे पहले जो रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला जो पार्ट आता है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये वन पेयर होता है, ये दो होता है वन पेयर में, राइट। तो यहाँ पे देखिए, और इसका जो अगला जो पार्ट्स है इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। अब जो वेस्टिब्यूल है इसमें आप देखेंगे जो जो अगले पार्ट जो सॉफ्ट पार्ट है उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब वेस्टिब्यूल में क्या होता है, इसमें हेयर्स होते हैं और सीबेसियस ग्लैंड होता है। जो सीबेसियस ग्लैंड से म्यूकस प्रोड्यूस होता है और ये पहला होता है फिल्टर। यहाँ पे एयर का पहला फिल्टर यहीं पे होता है, स्टार्ट होता है। जो एयर्स है जो एयर है हमारे, जो जैसे ही जो इनहेल करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जो एयर आपके वेस्टिब्यूल में एंटर करता है। तो वेस्टिब्यूल में एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो सीबेसियस ग्लैंड है वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, वो मॉइस्चर होता है, राइट। तो जितने भी जो डस्ट पार्टिकल है वो सबसे पहले जो हेयर्स जो होते हैं, जो नाक का जो पहला जो वेस्टिब्यूल, वहाँ पे जो हेयर्स होते हैं उसमें जितने भी जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ पे वो चिपक जाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होता है और हेयर्स होता है। तो वहाँ पे जितने भी जो डस्ट है वहाँ पे चिपक जाता है, तो वो पहला फिल्टर होता है। बात करते हैं आगे। जो यहाँ पे जो नेजल कैविटी है, यहाँ से जब क्रॉस करने के बाद एयर अंदर जाता है, इसे बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी।
एंड नेजल कैविटी एक्चुअली 3 बोन्स से बना होता है। कितने बोन्स से? 3 बोन्स, 3 हड्डी से मिलके 3 टाइप्स ऑफ बोन्स। बात करते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ बोन कौन कौन से बोन है। देखिए उसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए बोल सकते हैं MEN। M फॉर मैक्सिला, E फॉर इथेमॉइड, N फॉर नेजल बोन, राइट। तो ये 3 तरह के बोन से नेजल कैविटी बना होता है। और इस कैविटी के अंदर जो बोन का जो स्ट्रक्चर है ऐसा होता है। कैसा होता है? अब मान लो कि ये बोन है, नेजल कैविटी का बोन है, तो ये 3 पेयर्स में होता है। तो मान लो कि ऐसे होता है, ऐसा होता है 3 पेयर्स। कैसा होता है? ऐसा होता है, सॉरी, इस टाइप का होता है जो बोन, जो यहाँ पे जो नेजल कैविटी में इस शेप में होता है। अब इसका एक मीनिंग है, इस शेप में क्यों होता है और क्यों जरूरी है। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोंगा बोलते हैं, टर्बिनेट, या इसे टर्बिनेट या कोंका बोलते हैं। इसका मीनिंग यह है कि मैंने पहले बात किया कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर मोर देन 50 मीन्स 50 डिग्री से ज़्यादा है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या फिर माइनस में है, लेकिन हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर फिक्स है, जैसे कि कैसे आप AC में आप जो टेम्परेचर फिक्स करते हैं कि मान लो कि ये 24 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा 24 डिग्री। तो जस्ट उसी तरह हमारे बॉडी में भी जो इसका जो टेम्परेचर जो है 37 डिग्री और फिक्स है। तो जैसे ही जो बाहर से अगर मान लो कि जो गर्म जो एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जो हमारे जो बॉडी के जो टेम्परेचर से ज़्यादा उसका जो टेम्परेचर है, तो हमारी बॉडी उससे कम तो करेगा ना। तो ऐसी तो बात तो नहीं है कि अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर 50 डिग्री है और मैंने उसे इनहेल कर लिया है 50 डिग्री, तो निश्चित रूप से अगर 50 डिग्री टेम्परेचर अगर इनहेल करते हैं तो हमारे जो सेल्स है वो डेथ कर जाएगा, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी कितनी है, 37 डिग्री पे ही कैपेसिटी है उसका। जो डिग्री 37 डिग्री ऑफ फिक्स है, अगर उससे अगर अधिक हो जाएगा तो हमारा जो सेल्स है बॉडी का वो डेथ कर जाएगा। या फिर कम है तो सेल्स क्या होगा, वहाँ भी सेल्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए भी एक उसका 37 डिग्री जो टेम्परेचर हो वो मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये जो कोंका है या फिर जो टर्बुलेंट है, इस वहाँ पे उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे ही जो एयर अंदर क्रॉस करेगा तो कैसे जाएगा एयर, ये ऐसे जाएगा। ये क्या है, एयर इस ऐसे से अंदर इन करेगा। मान लो कि 30 से यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर एयर हमने इनहेल किया है, बहुत ही गर्म है, ये अंदर इसे जब फोल्ड होते हुए जा रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर है यहाँ लास्ट पहुँचते मीन्स यहाँ पहुँचते क्या है, वो टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन हो जाता है। बाहर कितना था, 50 डिग्री था, यहाँ पे नेजल कैविटी क्रॉस करते कितना हो गया, 37 डिग्री। या फिर बाहर कितना था, माइनस में था टेम्परेचर, -1 या 1 डिग्री था, 4 डिग्री था, 5 डिग्री था टेम्परेचर। जैसे नेजल कैविटी में क्रॉस किया, जो टर्बुलेंट क्रॉस किया, कितना हो गया, 37 डिग्री। तो इसे बोल सकते हैं, इसका काम क्या है, AC एयर कंडीशन बोल सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इसका मेन काम है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। जो नीचे का जो पार्ट है इसे बोलते हैं हार्ड प्लेट। हमारा जो तालू है, अपर जो देख रहे हैं तालू जो है, उसे बोलते हैं हार्ड प्लेट। और इसके ऊपर का जो पार्ट है इसे बोलते हैं
ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या है? ऑल्फैक्टरी रीजन। यहाँ पे हम लोग कुछ भी जो सूंघते हैं, जो स्मेल हमारे जो ब्रेन तक पहुंचता है, तो कहाँ से उसका जो रीजन कहाँ पे है? तो उसका रीजन यहाँ पे है, ऑल्फैक्टरी रीजन है। आप किसी भी वस्तु को आप जो सूंघते हो, मान लो कोई फ्रूट है, या फिर जूस है, वेजिटेबल्स है, कुछ भी आप जो उसे सूंघते हो, तो डायरेक्ट नाक पे आप रखते हो, तो उसका जो खुशबू या फिर उसका जो स्मेल है आपके दिमाग तक नहीं पहुंचता है। आप एक ट्राई करना, आप नाक तक किसी भी जो आप मान लो कि चॉकलेट है, मिठाई है या फिर फ्रूट है, आप सांस मत लेना, सिर्फ नाक तक आप टच करना और फिर आप मालूम करना क्या उसका जो स्मेल आपके अंदर पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। आप उसे जब आप इनहेल करेंगे ईयर थ्रू, जो फ्रूट्स का जो स्मेल है वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे निगल कैविटी में आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम में वहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है? यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे बोमेन्स ग्लैंड होती है। बोमेन्स ग्लैंड होती है, ठीक है। बोमेन्स ग्लैंड होती है जो यहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? प्रोड्यूस, यहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस करती है, अब उसका लेयर जो है बहुत ही थिन होता है, लेयर मॉइस्चर होता है। और ये जो बोमेन्स जो ग्लैंड है एपिथेलियम के बीच में होता है। और वो कौन सा एपिथेलियम होता है? वो हेयर रूट जो बोलते हैं, हेयर रूट, उसमें के बीच में होता है। मान लो कि आप एक लेयर है, इसमें यहाँ पे एपिथेलियम है और इसके बीच में एक बोमेन्स ग्लैंड होता है। तो जो भी स्मेल जो है आपको जो म्यूकस, यहाँ पे जो म्यूकस का जो लेयर बनता है, इस लेयर पे आता है, आने के बाद ये उस लेयर में घुल जाता है, राइट। उस घुलने के बाद क्या है? ये हमारे ग्लैंड तक पहुंचता है। और ये जो सेल है, ये सेल कौन सी सेल है? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेयर रूट सेल। अब इस सेल में क्या जुड़ा होता है? इस सेल में क्रेनियल नर्व और ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व जुड़ा होता है। क्या है? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व जुड़ा होता है। यहीं से ब्रेन को जो नर्व जो है, क्रेनियल ऑल्फैक्टरी जो नर्व है, वो नर्व कहाँ जुड़ा होता है? ब्रेन से। इसे बोलते हैं सेंसरी सेंसरी नर्व। कहाँ पे इन्फॉर्म करेगा? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ इन्फॉर्म करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? वो कोडिंग करता है, पास्ट में ढूंढ देखता है एक कौन सी वस्तु का ये सुगंध है। फिर वहां से कोडिंग करने के बाद फिर मोटर को क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है कि नहीं ये मैंगो का स्मेल है, नहीं ये स्वीट का स्मेल है, नहीं ये चॉकलेट का स्मेल है। तो ऐसे स्मेल यहाँ से मालूम चलता है। आप नाक, यहाँ पे स्मेल का कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ से क्या हो रहा है। आपको जैसे ही निजल कैविटी में पहुंचेगा, वहां से आपको मालूम चलेगा कि नहीं ये मिठाई का स्मेल है, ये फ्रूट का स्मेल है, ये मैंगो का है, ये लीची का है, ये इस तरह से। समझ गए? अब बढ़ते आगे। हाँ, इसमें देखिए, इसमें एक और जो क्वेश्चन आता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड होता है पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है, उस पेशेंट को किसी भी वस्तु का जो सुगंध, उसमें नहीं खाने का सुगंध होगा, नहीं कोई मिठाई चॉकलेट का सुगंध उसके दिमाग में, या फिर उसको कुछ मालूम चलता ही नहीं कि चॉकलेट है कि, या फिर उसका स्मेल है या भी नहीं, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है। तो उसका एक कारण क्या होता है कि कोई पेशेंट जो कॉमन कोल्ड हो गया या फिर जुकाम हो गया पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो म्यूकस की जो लेयर है बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है। क्या होता है? म्यूकस का लेयर बहुत ही ज़्यादा सिक्रेशन होता है,
जिस कारण इसका लेयर मोटी हो जाती है। और जो कोई भी जो जो वस्तु है उसका जो जो स्मेल है वो इस लेयर म्यूकस में मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है, डीपली ये सेल तक पहुंचता ही नहीं है, डीपली सेल तक पहुंचता ही नहीं है, जिस कारण उसका जो स्मेल जो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और उसे हम कोडिंग नहीं कर पाते हैं। जो हमारा जो ब्रेन है उसे कोडिंग नहीं कर पाता है कि जो स्मेल किस चीज़ का है, फ्रूट्स का है कि वेजिटेबल्स का है कि किस चीज़ का है। तो ऐसे पेशेंट में म्यूकस का जो जो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिस कारण आप देखेंगे कि जो किसी का सर्दी खांसी जुकाम हो गया उसे स्मेल बहुत ही कम, जो नॉर्मल के कंपेयर में उसे बहुत ही कम मालूम चलता है। वो बोलता है कि नहीं मुझे किसी भी चीज़ का मैं कुछ खाता हूँ लेकिन मुझे स्मेल मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मीठा है या फिर और नमकीन है या खट्टा है, उसको पहले की तुलना में मालूम नहीं चलता हो ज़्यादा। तो उसका मेन कारण यही है, लेयर बन जाना, ज़्यादा इसकी जो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये क्या है। ये यहाँ पे इसे बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल। आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट्स को बोलते हैं नेसो फेरिंग्स। उसके जो नेक्स्ट जो इसका जो रीजन है इसे बोलते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। और उसके जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसे बोलते हैं कैप है, इसे बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इस पे 2018 में एम्स में क्वेश्चन आया था, एम्स के लैब टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया था ये एपिग्लोटिस के बारे में। ठीक, यहाँ पे जो एपिग्लोटिस है यह कैप है। आप देखें यहाँ पे जो नेजल कैविटी था यहाँ पे वापस आने पर यहाँ पे जो दो पाइप में डिवाइड हुआ है। इस एक जो पीछे का पार्ट है इसे बोलते हैं एसोफेगस। पीछे का पार्ट है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर। जो इसका जो अगला पार्ट जो सामने का जो पार्ट है ये डिवाइड हुआ है। आप ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जस्ट पहला ऊपर का जो पार्ट है इसे बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट है उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स या साउंड बॉक्स बोलेंगे, साउंड या वॉइस बॉक्स। अब यहाँ पे कैप यहाँ पे है, यहाँ पे जो कैप है ढक्कन है, इसका काम क्या होता है वो समझ लीजिए। ये जो कैप है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये जो पीछे के जो पार्ट है ये इसे बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अब ध्यान देना। जो हम खाना खाते हैं वो जो खाना जो पेट तक पहुंचता है ये इसी नली के थ्रू पहुंचता है, इसी नली के थ्रू, इसे बोलते हैं एसोफेगस। और हमेशा कैप एसोफेगस पे ढका रहता है। और ये जो सामने का जो पार्ट है इसे बोलते हैं ग्लोटिस हो गया, फिर नीचे लैरिंग्स हो गया, फिर नीचे आएगा और ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये डिफरेंस पार्ट में जो डिवाइड है, और इसी में एयर आता है। और हम लोग जो सांस लेते हैं मीन्स इनहेल करते हैं एयर, तो इसी में आता है, ये हमेशा ओपन होता है। आप लोग ध्यान देना, कभी भी एक साथ सांस लेना और खाना निकलना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। जब हम खाना या कुछ भी वस्तु को खाते हैं जिसे निगलते हैं उस समय जो एयर बॉक्स जो है, एयर जो पाइप है, ये जो ढक्कन जो है इस तरफ आके ढक जाता है, इस तरफ ऐसे आता है ढक्कन, ऐसे ढक्कन इस शेप में होता है। जैसे ही जो खाना खाते हैं तो ये ढक्कन वापस इस तरफ ढक जाता है, इस पाइप को, एयर पाइप को कवर करता है कि भूल से भी अगर खाना अगर इस पाइप में चला जाएगा
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब खाना खाते हैं तो इस समय ये पाइप ओपन होता है, एसोफेगस जो है ये ओपन होता है, और जो एयर विंड पाइप है ये ढक जाता है। फिर वापस खाना खा जब निकल लेते हैं ये वापस ऑटोमेटिक इस तरफ मुड़ जाता है। इसका यहाँ पे मेन काम है एपिग्लोटिस का। अब देखते हैं ग्लोटिस के नीचे एक जो पार्ट है उसे बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स जो है कितने कार्टिलेज से बना होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो है कि देखते हैं लैरिंग्स क्या होता है। जो लैरिंग्स होता है, जो लैरिंग्स होता है इसे बोलते हैं एडम एप्पल। एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बात करेंगे आगे। देखते हैं पहले इसमें कितने तरह के कार्टिलेज होता है और कितने कार्टिलेज इसमें होता है। तो पहले मैं बता दूं इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज 9 होता है। नंबर ऑफ कार्टिलेज 9 होता है, जबकि टाइप्स ऑफ कार्टिलेज 6 होता है। मीन्स की टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज 9 होता है, जबकि टाइप्स ऑफ कार्टिलेज 6 होता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कार्टिलेज होता है। अब पहले बात करते हैं, चलिए इस साइड से। जो पहला होता है, जो पहला कार्टिलेज होता है उसे बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? जो पहला कार्टिलेज है उसे बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो बॉडी का जो सबसे बड़ा जो सबसे लार्जेस्ट जो कार्टिलेज है ये थायराइड कार्टिलेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट जो कार्टिलेज है वो थायराइड कार्टिलेज है। कार्टिलेज, ठीक है। जो सेकंड कार्टिलेज है उसे बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? क्रिकोइड कार्टिलेज। जो थर्ड है उसे बोलते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज। अब देखते हैं जो फोर्थ नंबर होता है उसे बोलते हैं कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। जो फिफ्थ नंबर है उसे बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। जो सिक्स नंबर है उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो टोटल मैं बात करूं, जो एरिटेनॉइड जो कार्टिलेज है नंबर ऑफ ये दो होता है। बात करें थायराइड कार्टिलेज तो नंबर ऑफ ए 1 होता है। क्रिकोइड नंबर ऑफ ए 1 होता है। बात करें यहाँ पे कॉर्निक्यूलेट, तो ये भी 2 होता है। क्यूनिफॉर्म ये भी 2 होता है। एपिग्लोटिस ये 1 होता है। तो आप काउंट कर सकते हैं ये जो टाइप ऑफ कार्टिलेज है 1 2 3 4 5 6 ये टाइप हो गया। आप नंबर ऑफ काउंट करेंगे 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो नंबर ऑफ कार्टिलेज 9 और टाइप्स ऑफ कार्टिलेज 6। ये जो थायराइड जो कार्टिलेज है इसे बोलते हैं एडम। क्या बोलते हैं? एडम एप्पल। आप देखेंगे यहाँ पे जो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जबकि मेल में क्या होता है आप देखेंगे कि मेल में जो बॉक्स है जो वी शेप में, जो यहाँ पे जो वी शेप में एक्चुअली सी शेप में होता है।
आप देखेंगे ये सी शेप में होता है, सी शेप में। तो ये जो यहाँ पे जो उभार होता है, देखेंगे कि मेल में आप देखेंगे कभी कभी कि मेल में ये बहुत ज़्यादा ही बाहर की तरफ ये उभार होता है। ऐसा क्यों होता है? फीमेल में नहीं होता है, उसका एक रीजन है। एक जो हार्मोन है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। और इस हार्मोन्स के कारण ही ये जो एडम एप्पल जो है वो आगे की ओर उभार रहता है। समझ गया? तो ये कहानी है आपका जो पहला आपका जो लैरिंग्स तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो आगे की जो है ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और वहाँ पे गैस एक्सचेंज कैसे होता है, CO2 O2 वहाँ पे कैसे एक्सचेंज होता है लंग्स में, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल्स पे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा जो न्यू वीडियो आएगा वो आप तक पहले पहुंचेगा। थैंक यू।